राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने हिंदी साहित्य की क्लास 1 है जो कि स्टार्टिंग 0 से लेकर कर रहे हैं। देखो, मैंने रेगुलर पहले क्लासेस डाल रखी थी। जो एक पहले वाली क्लास है ना, 1 क्लास, ये पार्ट 1 वाला, ये जब मैं प्ले लिस्ट बना रही थी तब मेरे से डिलीट हो गई थी क्लास, इसलिए इस क्लास को मैं वापस डाल रही हूँ। बाकी इस क्लास के बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 आपको रेगुलर आप जब प्ले लिस्ट चेक करोगे ना तो वहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे आप नाम से सर्च करोगे ना कि गोदारा करनी क्लासेस हिंदी साहित्य पार्ट 2, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो मैं फटाफट करवा देती हूँ कि इतिहास, नामकरण व काल विभाजन की बात करते हैं। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो अर्थवेद से मिलता है। फिर बात करें इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इति, धन है, धन आस हुआ। इति यानी कि ऐसा है निश्चय पूर्वक, आस हुआ अर्थात ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ, यानी कि अर्थात ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ, अतः निश्चय पूर्वक हो चुकी जो अतीत की अवस्था है ना साथियों, उनका अवलोकन ही इतिहास का कार्य है। तो ये चीज़ आपको पहले जो स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ में ना, धीरे धीरे क्लास करोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इसकी आगे मैंने क्लास डाल रखी है। अगर आप एमसीक्यू करना चाहो आधुनिक काल, रीतिकाल, आधुनिक काल की करना चाहो तो आपको दूसरा जो चैनल है उस पर मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। तो बात करते हैं साहित्य क्या है। साहित्य है मनुष्य के देखो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास की बात करें तो इसमें हम साहित्य की रचनाओं का अध्ययन है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इतिहास का दृष्टिकोण, एक तो भारतीय दृष्टिकोण है, एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है। फिर मैं फटाफट करवा रही हूँ, आगे आपको क्लासेज मिल जाएगी रेगुलर। इतिहास से संबंधित परिभाषाएं बात करें तो देखो, एक कलहन की आप ध्यान रख लेना कि इतिहास में आध्यात्मिक और नैतिक चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा किस पर यथार्थ परक वस्तुओं व तथ्यों को महत्व देना चाहिए। काव्य रूप में सुंदर या काव्य रूप में क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो आपको कलहन की पूछे तो यथार्थ परक वस्तुओं व तथ्यों को महत्व देना, ये ध्यान रख लेना। अब थोड़ी सी ये परिभाषाएं देख लेते हैं पाश्चात्य की। इसमें आपको बस ट्रिक से थोड़ा चीज कनेक्ट करना है भी किसकी है। जब भी विको की आती है वैसे विको वैसे वर्तमान नाम ध्यान रखना है। कैसे कि इसका संबंध न केवल का है कि भी अतीत से है बल्कि वर्तमान से भी है। तो वर्तमान से किसका बताया कि अतीत से नहीं है बल्कि वर्तमान से भी है, विको ने। फिर है कार्लाइल, इतिहास एक दर्शन है। ये कहते हैं कि इतिहास क्या एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, कार्लाइल कहते हैं। फिर डार्विन, डार्विन का कैसे याद करोगे? डार्विन की जब भी पूछ जाती है अंग या तत्व ध्यान रखना है, घटित या रचित। कैसे कनेक्ट करोगे? डार्विन में नाम आ रहा है डर, और डर क्यों लगता है? जब कोई घटना घटित हो जाती है, रचित हो जाती है तब लगता है। और कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें अंग भी क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस नाम से आप ध्यान रख लेना, डार्विन का अंग या तत्व घटित या रचना, ये नाम ध्यान रखना, रचित। तो सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित होता है, ये डार्विन की। फिर है कांत की, कांत देखो, कांत से कांति नाम ध्यान रखना। और कांति कैसे आती है हमारे अंदर? क्या कांति कोई बाह्य विकास से आती है? नहीं, आप अपने जो अंदर के होते हैं आंतरिक विकास से होते हैं उससे आती है। तो आप इसे कनेक्ट कर लेना, आंतरिक विकास से हमारे अंदर कांति आएगी। तो सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, ये है कांत की। तो ये परिभाषाएं देख लेना इसमें। बस इसमें तो पहले पेज पर कुछ देखने वाली चीज नहीं, थोड़ी सी परिभाषाएं हैं। फिर एक और है कालिंगवुड की। कालिंगवुड की कैसे ध्यान रखोगे? कालिंगवुड की आपको बस ऐसे ध्यान का, कालिंग से नाम आ रहा है कोल, और कोल पे हम क्या करेंगे? किसी के साथ बातें करेंगे और बातों में हम विचार, एक दूसरे के विचार विमर्श, इनको पारस्परिक तालमेल करेंगे ना, विचारों को। तो विचारों का पारस्परिक तालमेल आता है तो कॉलिंगवुड, यानी कि इतिहास का आदर्श, इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। फिर है हीगल की। हीगल की जब भी आती है तो कारण श्रृंखला विद्यमान ध्यान रखना है। तो इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण संकलन मात्र नहीं बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है, ये हीगल की है। अब मैं ना फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ। बाकी देखो ये क्लास डिलीट हो गई थी, कट गई थी मेरे, इसमें प्ले लिस्ट बना रही थी तब, तो इसलिए मैं दोबारा डाल रही हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, पहली क्लास से लेकर के आपको क्लासेस मिल जाए। और इसके बाद में जब आपको क्लासेस नहीं मिलती है तो मैं लिंक डाल रखा है, दूसरा जो चैनल है उस पर आपको एमसीक्यू की मिल जाएगी। बाकी मैं इन नोट्स से आपकी रेगुलर रखूँगी। एक बार टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं दूसरे चैनल पर है ना वो इसकी एमसीक्यू करवा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम है ना अभी 2nd ग्रेड का, उसके लिए पास हो जाए बस। फिर साहित्य का इतिहास और प्रमुख विद्वान की बात करें तो प्रमुख विद्वान है तेन, ध्यान रखना, तेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेन के अनुसार विभिन्न प्रकार के 3 मूल में मुख्यतः कितने 3 प्रकार के तत्व बताए, तेन का ध्यान रखना, कितने? जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ये तेन के। फिर बात करते हैं तेन की आलोचना करने का भी ध्यान रखना। इसमें देखो पहले ये देख लो, तेन किसी भी साहित्य के इतिहास के लिए से संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय, सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण
प्रश्न आपसे का है। अब बात करें तेन ने जो बताए हैं तत्व जाति वातावरण क्षण। अब यहाँ हडसन है ना भाई, हडसन इस तेन की आलोचना करते हैं। कौन करते हैं? हडसन। तो तेन की आलोचना करते हुए हडसन लिखते हैं कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। अब हडसन ने देखो, तेन ने 3 बताए हैं, तय से तेन, तय से तीन, जाति वातावरण क्षण, और हडसन ने 5 तत्व बताए, सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व, संतुलन। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये परिभाषाएं हैं, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट है। इन परिभाषाओं से प्रश्न बनते हैं। जैसे अब रामचंद्र शुक्ल की ये बना हुआ है, तो देखो आपको इतनी बड़ी याद नहीं रहती है, तो रामचंद्र शुक्ल से एक ही शब्द ध्यान रखना, जनता का चित्तवृत्ति दिया जाता है तो वो रामचंद्र शुक्ल की है। अगर आता है कि प्रत्येक देश की साहित्य वहां का जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो जनता की चित्तवृत्ति रामचंद्र शुक्ल कर दोगे। अगर इतनी बड़ी आती है तो भी आपको यहाँ पर चित्तवृत्ति दिखेगा, जनता की चित्तवृत्ति रामचंद्र शुक्ल का है, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का प्रगटे हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र से आप लोग कैसे याद करोगे? इसकी जो परिभाषा है ना, इसमें आपको एक शब्द ध्यान रखना है भी, ये किसकी है। अगर जनता की चित्तवृत्ति आती है तो शुक्ल जी का याद कर लोगे। अगर आता है आत्माभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति, तो डॉक्टर नगेंद्र से नाग आ रहा है, और नाग जब सामने आता है तो हमारी आत्मा भी है ना, जीवन में हमारी आत्मा भी डर जाएगी नाग से। नगेंद्र आता है जब भी आपको आत्माभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति याद रखना है। तो साहित्य का इतिहास बदलती रुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। भाई थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप कुछ कहो तो अब क्या ही बताएं, बोल सकते हो, फिर फटाफट करवाना पड़ेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो द्विवेदी जी की आती है, तो आपको यहाँ इतना शब्द ध्यान रखना है, मानव समाज को सुंदर। क्यों? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारों लोग आते हैं समाज में, हजारी प्रसाद नाम आ रहे तो हजारी से आपको एक कनेक्ट करना है कि समाज में क्या आते हैं? हजारों लोग। और मानव है ना, समाज में मानव हजारों आते हैं, वो भी सुंदर सुंदर दिखेंगे, अपने को सुंदर दिखेंगे, कोई बद्दे भी दिखेंगे ना। तो जो सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना है साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर साहित्य जन समूह है कि हृदय, ये शब्द आता है तो बालकृष्ण भट्ट। कैसे याद करोगे? बालकृष्ण भट्ट, कृष्ण जी का नाम आ रहा है, और कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? जनता के समूह का जो समूह है जनता का, उसके हृदय में रहे। जनता का जो समूह है उसके हृदय में कौन रहेंगे? बालकृष्ण भट्ट। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। फिर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। तो साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना। साहित्य मनुष्य के भावों विचारों की समष्टि है, ये है धीरेन्द्र वर्मा का। अब साथियों नेक्स्ट पेज है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको ये प्रयोग करता है, एक तो ध्यान रखना है पद्धतियों की जितने भी प्रयोग करता है। एक आपको इनमें से जैसे कि अब दोष क्या है ना, और इसमें जैसे कि ये कौन सी है, इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, जैसे अविकसित प्रणाली हो गई है, वर्णानुक्रम जो वर्णमाला पत्ती है, तो इसमें ये पेज है ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर जैसे ही वर्णानुक्रम या वर्णमाला पत्ती उसको फुल डिटेल से आगे लिखा है। पहले छोटी छोटी शॉर्ट में लिखा है एक लाइन में, ताकि आपको पहले याद हो जाए। तो वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति के प्रयोगकर्ता पूछे तो वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति के एक के याद कर लो आप, गारसता शिव सिंह, ये आपको वैसे कनेक्ट करके याद हो जाएंगे। वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति के एक तो गारसतासी है, एक शिव सिंह सेंगर, किसके है? वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। कालानुक्रम पद्धति के प्रयोग करता है जॉर्ज ग्रिशन और मिश्र बंधु। कैसे याद करोगे? कालानुक्रम, काल कैसे चलता है? ऐसे लो कोई गाड़ी है उसके पहिए चलते हैं गियर, और गाड़ी के गियर लगाना पड़ता है, गियर से गियरसन कालानुक्रम, और काल चलता रहता है गाड़ी का पहिया। मिश्र बंधु, देखो काल चलेगा गियर लगेगा तो मिक्स हो जाएगा, मिक्स से मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रिशन है कालानुक्रम पद्धति के। फिर वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, देखो वैज्ञानिक अपने कोई भी चीज की खोज करनी है, वैज्ञानिक खोज करनी है तो गणेश जी का नाम लेना है। गणपति चंद्रगुप्त किसके है? वैज्ञानिक पद्धति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब भी वैज्ञानिक खोज करेंगे तो हजारों वैज्ञानिक की खोज हमारे सामने आएगी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वैज्ञानिक पद्धति के। रामा शंकर शुक्ल रसाल, और वैज्ञानिक खोज करेंगे अपने तो गणेश जी का नाम भी लेंगे, राम जी का, राम जी से रमा शंकर शुक्ल रसाल, तीनों के तीनों वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करता है। विधेयवादी पद्धति के कौन है? विधेय में ध्येय आ रहे, ध्येय से जय हो, जय किसकी हो? रामचंद्र शुक्ल, राम जी की जय हो। राम से राम स्वरूप चतुर्वेदी से राम जी, यानी कि राम जी की जय हो, और राम जी के दो नाम रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और जय कौन बोलेंगे? बच्चन सिंह। तो राम स्वरूप शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी विधेयवादी पत्ती के। ठीक है, एक समाजशास्त्रीय पत्ती भी है। तो ये इन पत्तियों के आप प्रयोग करता याद कर लो।
फिर बात करते हैं, अभी सबसे पहले पढ़ी है ना, वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। तो इसकी एक चीज ध्यान रखना कि इतिहास लेखन की सबसे अविकसित प्रणाली पूछे तो ये, ठीक है ना, अविकसित प्रणाली है। और इसमें रचनाकार और कवियों का परिचय उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि बताओ आप कि कौन सी पद्धति है जिनके रचनाकार और कवियों का जो परिचय उनके नाम के जो फर्स्ट वर्ण प्रथम वर्ण उनके क्रम से दिया जाता है, तो वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। प्रयोगकर्ता दोनों बता ही दिए, पहले ही बता दिए, गार सतासी शिव सिंह सेंगर। दोष इसमें क्या है कि इस पद्धति में लिखे गए ग्रंथों को साहित्य कोश कहा जाता है, और इस ग्रंथ पद्धति ये जो ग्रंथ पद्धति है अनुपयोगी व दोषपूर्ण है, वर्णानुक्रम वर्णमाला पद्धति। नेक्स्ट है कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति की बात करें तो भाई इसमें जो कवि और लेखक है ना, इनका वर्गीकरण ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया जाता है। तो तिथि क्रम के आधार पर कालानुक्रम पद्धति का। और बात करें कि नाम के प्रथम वर्ण का क्रम दिया जाता है, वो वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति। और कालानुक्रम पद्धति तिथि क्रम के आधार पर। और प्रयोगकर्ता कालानुक्रम के जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु। और दोष इसमें साथियों की इस पद्धति में युगीन परिस्थितियों व कवि की प्रवृत्तियों का स्थान नहीं दिया गया कालानुक्रम पद्धति में। और वैज्ञानिक पद्धति पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम दोष यही होगा कि युगीन परिस्थितियों व कवि की प्रवृत्तियों का स्थान नहीं दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति में भी सेम है। तो ये आगे वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। और यानी कि वैज्ञानिक पद्धति आए तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता। ये तो क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है इस पद्धति में। वही दोस्त है जो अभी पढ़ा आपने कालानुक्रम पद्धति में। प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक पद्धति के गणपति चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक की खोज गणेश जी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर के करना है। हजारों खोज करनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। दोष क्या है? साहित्य इतिहास लेखन तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या विश्लेषण की मांग भी करता है, जो इस पद्धति में देखने को नहीं मिलता है। विधेयवादी पद्धति बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। अगर आपको पूछ ले कि कौन सी पद्धति है जो कि साहित्य इतिहास लिखने में सबसे ज़्यादा उपयोगी रही है, तो विधेयवादी, क्योंकि इसकी जय जय होती है, विधेय देह जय जय हो, तभी सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध है। ठीक है। और यह इस पद्धति के जनक पूछे आपको तो तेन है, जिसको तेन भी बोलते हैं और वेन भी बोलते हैं, कोई भी नाम आ जाए, तेन वेन फ्रेंच विद्वान है। और इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। प्रयोगकर्ता की बात करें विधेयवादी के तो विधेय से जय 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 जय, तो एक तो राम जी का लेना, 2 नाम आएंगे, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी। एक बच्चन, बच्चा देगा, जय जय यानी कि नारा होता है वो बच्चा देगा, बच्चन सिंह। फटाफट ही करवा रही हूँ, स्पीड इसलिए है कि आपका भाई थोड़ा जल्दी करवाऊंगी तभी होगा। समाजशास्त्रीय पद्धति की बात करें, पद्धति मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इसमें मूल्यांकन जनहित की कसौटी पर किया जाता है। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत की बात करें तो 19वीं शताब्दी है। और हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा से पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्रंथ दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे साथियों 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, चाहे 84 चाहे 52 252 दोनों वैष्णव की वार्ता पूछे तो गोकुलनाथ के 1568 ईस्वी का, भगतमाल नाभादास 1585 ईस्वी का, और भक्त नामावली ध्रुवदास का, भगत माला तो नाभादास का, भक्त नामावली ध्रुवदास का। नामावली में नाम आ रहा है, नाम ध्रुव है, ठीक है, ऐसे ले लेना। फिर बात करते हैं कालिदास हजारा में 212 कवियों के लगभग 100 पद संग्रहित है, जो कि कालिदास त्रिवेदी की बात करें तो कालिदास हजारा में कितने 212 कवियों के लगभग 1000 पद संग्रहित है। वेणी माधवदास की बात करें तो वेणी माधवदास मूल गोसाई चरित का मूल गोसाई चरित है, ये वेणी माधवदास का है, 1687 विक्रम संवत का है। तो मूल गोसाई चरित वेणी माधवदास, गोसाई माधवदास ऐसे लो। और श्रृंगार संग्रह है, ये सरदार कवि का है। और कवि नामावली देखो, भक्त नामावली ध्रुवदास का, कवि नामावली सूदन का। और विचित्रोपदेश देखो, नाम ही ऐसा विचित्रोपदेश, तो नाम ही ऐसा कक्षेंद्र तिवारी। विचित्रोपदेश किसका? कक्षेंद्र तिवारी का। फिर बात करें वल्लभ दिग्विजय, इंपॉर्टेंट, यदुनाथ का। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ का कवि माला में 75 कवियों की रचनाएं संग्रहित। देखो तुलसी
बात करें तुलसी या हरिराई, इसकी बात करें तुलसी की तो कवि माला का है और इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित की गई है। और सुंदरी तिलक की बात करें तो हरिश्चंद्र की है। और कवि रत्नाकर की बात करें तो माता दीन मिश्र, कवि रत्नाकर, माता दीन मिश्र, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र, कवि माला, तुलसी, वल्लभ दिग्विजय, यथुनाथ। काव्य निर्णय की बात करें भिखारी दास, अब मैंने कहा था आपको, समझाया था पहले जब MCQ करवाई उधर, तो निर्णय लिंक डाल दूंगी साथियों, दूसरे चैनल पे मैंने बहुत शानदार डाल रखी है, क्विज करवा रखी है MCQ बुक की, ठीक है ना। और प्रश्न बन जाते हैं वहाँ पर, आपको ट्रिक से सारे के सारे जैसे कवि रचनाकार है जितने भी है ना, इनकी रचनाएं हैं वो याद हो जाएंगे। तो निर्णय कौन लेते हैं, वही भीख मांगने की भिखारीदास, ऐसे ले लेना। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की, कवि रतनमाला मुंशी देवी प्रसाद की, सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन की। और सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम, सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन। और कवि रतनमाला मुंशी देवी प्रसाद। कबीर एंड दी कबीर पंथ, ये है बेस कट की, ठीक है ना, कबीर कबीर बेस कट मार गए, कैसे भी ले लो। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये है मोनियर विलियम की। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 2 भागों में लिखा गया, ये कर्नल टोड की है, भाग प्रथम 1829 ईस्वी में और भाग सेकंड 1832 ईस्वी में। और गोरखनाथ एंड दी कन्वर्टा योगीज है, ये ब्रिग्स की है, 1955 विक्रम संवत की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आपको ना मैंने पहले देखो ये भी क्लास डाल रखी थी और पार्ट 2 ऐसे करके जो जितने भी करवाए हैं वो डाल लिया, और उसके नेक्स्ट जैसे भी MCQ है वो दूसरे चैनल का मैंने नीचे लिंक डाल रखा है, क्योंकि अभी टाइम कम रहा है सेकंड ग्रेड के लिए, तो MCQ करवा रही हूँ दूसरे चैनल पर। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है पार्ट 2, वो आप अगर सर्च करोगे ना गोदारा करनी क्लासेज हिंदी साहित्य पार्ट 2, तो आपको वैसे मिल जाएगा, पार्ट 3 ऐसे मिल जाएगा। और वरना आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है।